कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया है, जुल्म, जाति, हमारे तशक्कुस पे इन्होंने हमला किया। और अगर हमारे कोई भी नेता कहते हैं कि ये स्टेट को बहाल करे, वो कहते हैं ना इंटरिम रिलीफ, कुछ तो मिले उसके लिए। अगर उन्होंने कहा चलिए पहले स्टेट को बहाल होने दीजिए, उसके बाद ज्वाइन करते, मुझे लगता है इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। सारे दुकानदार रो रहे हैं, जम्मू वाले कह रहे हैं क्या मुसीबत है, ये इन्होंने क्या सपने हमें दिखाया, हमारा बदतर हाल किया हुआ है इन 6-7 सालों में बीजेपी शासन में। कैसा चमक होती थी वहां जम्मू में, लोग कितने खुशहाल होते थे, इकसादी तौर, मार्केट, यहाँ से लोग जाते थे, वहां के यहाँ आते थे। इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया लोगों को, ये बताते आज जम्मू के लोग कहते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं है, जम्मू का हो कश्मीर का हो, हम सारे लोग एक है। अगर जम्मू का भी आज मुख्यमंत्री होता तो कोई उसमें हमें दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से आज जम्मू कश्मीर के आवाम ने जवाब दिया मोदी जी को कि वो जो आपका 50 पार सपना था वो साकार नहीं हुआ, अब सुधर जाइए और सच बोलिए। तकसीम से ये जो आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स बंद करिए, अत्याचार की राजनीति बंद करिए, जुल्म की राजनीति बंद करिए और ये जाति की राजनीति बंद करिए, झूठ की राजनीति बंद करिए। मैं आज मोदी के उस जुल्म को, उस अत्याचार को जवाब दिया है जो उन्होंने मेरे जैसे पीस लविंग, कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हम जैसे लोगों के जायज तवक्कात, हुकूक, जायज जज्बात का उल्लंघन किया, ब्रेजनली वायलेट किया। और हम गांधी जी के देश में रहते, संविधान के धारे में बात करते, और जब हम कहते हैं कि हमारे स्टेट को यूटी क्यों बनाया, हमारे राइट्स को, और हमें ये देश नहीं कहते हैं। मेरे साथ है कांग्रेस के इरफान हफीज़ लोन। अभी हम कश्मीर में हैं, श्रीनगर में, डल लेक के किनारे बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने अभी सरकार में हिस्सा क्यों नहीं लिया, इस तरह की बातें चल रही। कांग्रेस ने मिनिस्ट्री के दावे किए थे लेकिन मिले नहीं। अब कांग्रेस ने अपना आप अलग किया एनसी से, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? इरफान हफीज़ लोन है मेरे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस डल झील के किनारे हम हैं और अफवाहें चलती हैं कि कांग्रेस ने अपना आप एनसी से अलग करना चाहा। प्री पोल अलायंस कुछ और थी, और लेकिन जब इलेक्शन हो गए, सरकार बनी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग दिख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्री पोल अलायंस जो था वो बरकरार है, और जो उस अलायंस का स्पिरिट था, मुद्दा व मकसद था, वो बरकरार है। हमारे लीडरशिप ने भी, सबने इस बात को वाज़िह किया है कि जो ये अलायंस है, इंडिया अलायंस, आप इंडिया ब्लॉक कहिए, इसका एक लार्जर, एक वसी मुद्दा व मकसद है, एम एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इसे सिर्फ गवर्नमेंट में ये शामिल हुए, मिनिस्ट्रियल बर्थ मिली नहीं मिली, आप उस तक इसे सीमित ना रखें। ये इसका एक बहुत बड़ा मिशन है। इसके कंधे पे जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस के नेतृत्व में, इनके शोल्डर्स, कंधों पे बहुत बड़ा बोझ जिम्मेदारी है, आवाम ने दी है, हिंदुस्तान के आवाम ने भी, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के आवाम ने। तो इसमें आप सुनिए मेरी बात, इसी इंडिया अलायंस ने मोदी के उस सपने को, जो सियासी सपना उसका था, घुमंड पे मबनी, झूठ पे मबनी, अत्याचार पे मबनी, कि हम 400 पार करेंगे, और इसी नेतृत्व ने एकजुट होके, मेहनत करके, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस के नेतृत्व में, उन्होंने मोदी जी के उस सपने को, सियासी सपने को, 400 पार को सियासी तौर रोका, चकनाचूर किया। मैं अक्सर बेशतर ये ऐसी बात, लेकिन बीजेपी भी तो कहती थी जम्मू कश्मीर और 50 पार। इसी तरीके सुनिए, इसी तरीके से आज जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने कितनी कोशिश की, दरपर्दा यहाँ पर बहुत से लोगों को खड़ा करना, सपे लोगों नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने कि प्रॉक्सीज उनके बीजेपी, लेकिन आवाम ने प्रूडेंस, विजडम का एप्लीकेशन करके यहां पर फ्रैक्चर्ड मैंडेट को जगह नहीं दी, एक डिसाइसिव मैंडेट दिया। मोदी जी को बताया कि जो आपकी पॉलिसियां हैं, जो आपकी भाई को भाई से लड़ाने की डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जो आपकी अत्याचार की, जो आपकी पॉलिसी हिटलर की तरह झूठ बोलो सच लगे,
और मैं कहता हूं ये बात और जस्टिफाई कहता हूं, इनसे पूछिए, आपने नहीं कहा था 10 लाख काला धन आपके पॉकेट में आएगा, आम नागरिक के आए आपके पॉकेट में? क्या ये झूठ नहीं है? उन्होंने नहीं कहा था यहां पर 5 अगस्त के बाद हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे? आए वापस? आपने जम्मू में नहीं देखे कैसे हालात हुए? चलते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस अलायंस को मेहरबानी करके आप सिर्फ यहां तक ना जोड़े कि मिनिस्ट्री कोई मिनिस्टर बना कांग्रेस से या नहीं बना, वहां तक महदूद ना रखिए। इसका एक बहुत बड़ा एम एंड ऑब्जेक्ट है। आज आपने देखा होगा श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश जी, सुप्रिया जी, और भी बहुत सारे, खड़गे जी, बहुत सारे नेता आए हुए थे। दे ग्रेस द ओकेजन। दिस मीन्स कि दे वांट कि एक यूनिटी हो जम्मू कश्मीर के आवाम को इंसाफ मिले। मुझे ये बताइए इरफान साहब कि क्या जिस तरह से ये अफवाहें चल रही है, रूमर्स चल रहे हैं, स्पेकुलेशन है कि सुबह से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कांग्रेस ने कहा कि हम तब तक ओथ नहीं लेंगे जब तक जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता। अच्छी बात है। मुझे कोई कह रहा था कुछ लीडर्स ने ऐसा कहा है, मुझे लगता है उन्होंने भी अच्छी बात कही है। ये तो पहली दफा इतिहास में हुआ है कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया है। जुल्म, जाती, हमारे तशद्दुद पे इन्होंने हमला किया। और अगर हमारे कोई भी नेता कहते हैं कि ये स्टेट को बहाल करे, वो कहते हैं ना इंटरिम रिलीफ, कुछ तो मिले। उसके लिए अगर उन्होंने कहा चलिए पहले स्टेट को बहाल होने दीजिए, उसके बाद ज्वाइन करते, मुझे लगता है इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप इसे मुद्दा ना बनाए। मुद्दा ये है कि हमें उमर साहब मुख्यमंत्री बने, उमर अब्दुल्ला साहब, लोगों ने मैंडेट दिया है। हम उम्मीद करते हैं जो हमारे जायज तवक्कात है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो डेवलपमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ के गरीब बेकस लाचार आवाम को जिनको जो नॉमिनल बिजली फ्री देते थे, उस बीपीएल कैटेगरी, उनको इन्होंने जुल्म किया है, उस गरीब आवाम का कमर तोड़ा है, उस पे बात करनी है। हमारा सेब, बाहर का ये सेब लाते हैं, हमें जुल्म करते हैं। हमारा सेब उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। फ्री साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड, उससे क्या होता है, टैक्स के बिना बाहर का सेब लाते हैं यहाँ, और हमारा सेब जब आगे मुकाबला करता है, वो फ्री टैक्स आया होता है, उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। ये अत्याचार है। हमारा पानी, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, इस पे जम्मू कश्मीर अवाम का पहला हक होगा, पहला और आखिरी हक, एक्सक्लूसिव हमारे लिए। ये हमारे सियासी, हमारे पॉलिटिकल राइट्स की बात है, लीगल राइट्स की बात है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी लीडरशिप कांग्रेस की, चाहे स्टेट की बहाली हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे यहाँ की जमीन की प्रोटेक्शन, ये फ्रेजाइल जगह है। देखिए एनवायरनमेंट के हिसाब से कितनी नाजुक जगह है, तो ऐसी जगहों पे हमेशा प्रोटेक्शन रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी, ये गांधी जी का देश है, लड़ेगी जम्मू कश्मीर के अवाम की, जो बेकस लाचार अवाम है, उनके लिए संघर्ष पूरे देश में करेगी और जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से इरफान साहब आज एनसी ने, जिस तरह से ये खबरें चल रही हैं कि जो सुरेंद्र चौधरी है उनको डिप्टी सीएम का पद मिला, एक डोगरा डिप्टी सीएम बने और कश्मीरी सीएम बने, और ये कह रहे हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक था एनसी का, जो बीजेपी को बिल्कुल जवाब दिया, एक करारा जवाब, कि जम्मू का डोगरा सीएम डिप्टी सीएम बनाए। इसको किस तरह देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सबको बराबर इंसाफ मिले। उमर साहब ने अच्छा डिसीजन लिया है। ये किसी को खुश करने की बात नहीं है, ये हक की बात है, उनका भी हक बनता है। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही है, इंशाल्लाह एक ही हो जाएगा, फिर से लद्दाख भी वापस आएगा। और जम्मू के भाई जो है, हम चाहते हैं उधर से अगर डिप्टी सीएम कोई बनता है तो अच्छी बात है। वो जम्मू के हमारे डोगरा भाई जो है, उनकी जो मांग है, उनका जो उनको बीजेपी वाले उकसाते थे, अरे भाई देखो अगर कश्मीर से कोई आया तो ऐसे हो जाएगा, देखो अब 10 साल से तो अब उनकी 7 साल से हुकूमत है, डायरेक्ट एलजी की सरकार में। आप जाइए रेजिडेंसी रोड पे, आप जाइए रघुनाथ मंदिर, सारे दुकानदार रो रहे हैं, जम्मू वाले कह रहे हैं क्या मुसीबत है, ये इन्होंने क्या सपने हमें दिखाए, हमारा बदतर हाल किया हुआ है इन 6-7 सालों में बीजेपी शासन में। कैसा चमक होती थी वहां जम्मू में,
लोग कितने खुशहाल होते थे, एक शादी तौर मार्केट, यहाँ से लोग जाते थे, वहां के यहाँ आते थे। इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया लोगों को, ये बताते बताते। आज जम्मू के लोग कहते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं है, जम्मू का हो कश्मीर का हो, हम सारे लोग एक है। अगर जम्मू का भी आज मुख्यमंत्री होता तो कोई उसमें हमें दिक्कत नहीं है। जिस तरह से वी आर वन। तो अब बीजेपी वाले यही उनकी राजनीति रही है, भाई को भाई से लड़ाना, एक जात को दूसरे जात से लड़ाना, कश्मीर वर्सेस जम्मू, कश्मीर वर्सेस जम्मू करना, ये तो उनकी तो राजनीति यही है, उनकी आइडियोलॉजी यही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, गांधी जी का देश है, हम गांधी जी के देश में लड़ेंगे। ये गोडसे जी की जो पॉलिसी है, हम उस पे जो इनका बनाना चाहते हैं गोडसे वाला देश, हम उसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब इसमें रहेंगे। जिस तरह से भाजपा वादे कर रही थी ये कि हम जनाब इस बार 50 से पार लाएंगे और आज वो 29 पे रुके हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे? बस हम उनको कहना चाहेंगे सुधरिए, सुधर जाइए भाजपा वालों। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में डंडोरा पीटते थे, सारा मीडिया नहीं, बहुत सारा गोदी मीडिया, जो कहते थे हो गया है 400 पार, अब हमें खाली सरकार बनानी है। और हमें 400 पार से डर नहीं था, उनके उसके पीछे जो इरादे थे कि वहां डिक्टेटरशिप चलाना, डिक्टेटरशिप को फर्दर मजबूत करना, वो हमें डर था। इंस्टीट्यूशन पे आक्रमण, जुल्म, जाति, वो उनका बहुत सारे लोग कहते थे वो संविधान को ही भंग कर लेते। और लोगों ने, भारत के लोगों ने जवाब दिया, कहा कि नहीं। और इस कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने संघर्ष किया और 200 कुछ सीटों तक उनको रोक के रखा। और इसी तरीके से आज जम्मू कश्मीर के आवाम ने जवाब दिया मोदी जी को कि वो जो आपका 50 पार सपना था वो साकार नहीं हुआ, अब सुधर जाइए और सच बोलिए। तकसीम से ये जो आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स बंद करिए, अत्याचार की राजनीति बंद करिए, जुल्म की राजनीति बंद करिए और ये जाति की राजनीति बंद करिए, झूठ की राजनीति बंद करिए। मैं उनसे कहता हूं, आपने कहा 5 अगस्त का फैसला किया, हमने एक स्टेट को यूटी बनाया, हमें पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अवाम को आपने जेल में डाला। भले ही आपको अगर डिसीजन लेना था, लेकिन क्या इस तरीके से लोकतंत्र में होता है जिस तरीके से आपने किया? यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में रखा, विधायकों को जेल में रखा और उसके बाद आपने डिसीजन लिया और जनता के पास गए, हमें इत्मीनान दे दो। जनता ने इनको 5 अगस्त के बाद नकारा है। जब 5 अगस्त इन्होंने नहीं किया था, तब जितनी सीटें, इत्मीनान, विश्वास इनके पास था, जब ये 5 अगस्त के बाद जनता के पास गए, उसमें क्या हुई मसूद साहब? कमी आई। उसका मतलब हुआ जनता ने वो स्वीकार नहीं किया कि एक स्टेट को आपने यूटी बनाया। इस तरीके से आपने इनके साथ जाति की। इसी तरीके से आज जब इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए, भाजपा को लोगों ने सियासी तौर एक तमाचा मारा और एक अलायंस को, इंडिया अलायंस को लोगों ने बहुमत दी। वो मोदी जी भाजपा को एक करारा जवाब है। हम उनको यही कहेंगे, सुधर जाइए, देश हित में है और भाजपा के हित में भी। और जिस तरह कश्मीर ने वोटिंग की, हम थोड़ा आगे और चलते हैं, जिस तरह कश्मीर ने वोटिंग की और कश्मीर में जिन पार्टियों को नाम लगा कि ये पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, वो तमाम हार गई। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आप, किस तरह कश्मीर ने वोटिंग की इस बार? बहुत अक्लमंदी से। देखिए, आपका जमहूरी हक बनता है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ महसूस किया सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने, कि भाजपा चाहती थी यहाँ पर कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए, ठीक है, तो उन्हें लगा कि हम डायरेक्टली तो मुकाबला नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ सब पे लागू नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोगों को उन्होंने मैदान में लाया, इंडिपेंडेंस, कुछ को दाएं बाएं लाके जेल से भी छोड़ के कहा कि भाई यहाँ पर मैंडेट को फ्रैक्चर मैंडेट आएगा जी। अब समझे में, ये मोदी जी की उनकी पॉलिसी। अब जिनको उन्होंने छोड़ा, सामने लाया, मे भी उनको ये पता भी नहीं हो, लेकिन भाजपा की ये पॉलिसी थी कि यहाँ पर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए ताकि इस इंडिया अलायंस को वो ब्रेक करे। लेकिन उनको जवाब मिल गया कि जम्मू कश्मीर के अवाम, बाशोर अवाम ने आज मोदी के उस जुल्म को, उस अत्याचार को जवाब दिया है जो उन्होंने मेरे जैसे पीस लविंग, कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हम जैसे लोगों के जायज तवक्कात, हुकूक, जायज जज्बात
का उल्लंघन किया, ब्रेजनली वायलेट किया, और हम गांधी जी के देश में रहते, संविधान के धारे में बात करते, और जब हम कहते हैं कि हमारे स्टेट को यूटी क्यों बनाया, हमारे राइट्स को, और हमें ये देशद्रोही कहते हैं, ये हमें देशद्रोही कहते हैं। आपने इतनी बेबुलंदी मतलब बेबाक से सुप्रीम कोर्ट में बोला 370 के लिए, और आप वागोरा से जीते जहां से कांग्रेस आज तक कभी नहीं जीती है। आपको लोगों ने चाहा, वोट दिए, क्योंकि आपकी जो आवाज़ थी कश्मीरियों के हक़ों के लिए लड़ना, या कश्मीरी सेब जिस तरह से नुकसान हो रहा था उन बाग वालों को, आपने लड़ा, कश्मीरी के हक़ों के लिए आपने लड़ा, आपको वोट मिले। 370 के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, आपको वोट मिले। क्या आज के बाद भी आप ऐसे? बिल्कुल, जिस क्योंकि जज्बे के साथ, कांग्रेस का स्टैंड हिम्मत के साथ, जिस जज्बे के साथ कांग्रेस का स्टैंड, आप सुनिए, जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमने लड़ा है, हम आगे भी जो अवाम के जायज हुकूक है उनके लिए फाइट करेंगे। लेकिन मैं आपको मसूद साहब, आपने सवाल पूछा, सुनिए ना मेरी बात, लोकतंत्र से, अरे भाई बात तो सुनिए, आपने सवाल पूछा तो आप उत्तर ले लीजिए, मुझे पता है आप कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। मैंने राहुल गांधी जी को सोपोर में सुना, वो इलेक्शन में आए थे, कहा जिसकी भी जो जायज बात होगी वो सामने लाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 370 तक क्यों महदूद रहते हैं? हमारी स्टेट भी गई है, कांग्रेस पार्टी कहती है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, वो जो क्रक्स है हमारे हुकूकों का, जो मेन है हमारे जमीन की रक्षा, वो कहते हैं हम उस पे ये है जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है, इस पे जॉब्स के हवाले से, हमारी रेत पानी के हवाले से, एक बात। दूसरी बात मसूद साहब, फेडरलिज्म, आप 5 अगस्त तक क्यों महदूद रहते हैं? आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए ना, उसमें मसूद भाई फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में आपके पास गुंजाइश है, आप जो 5 अगस्त को हमारे पास था, आप उससे भी मजीद दे सकते हैं फेडरलिज्म में। आप समझे मेरी बात? तो फेडरलिज्म में हम आगे जाएंगे, देश में भी जाएंगे और पार्टी में भी कहेंगे कि हमें जो फेडरलिज्म में पॉसिबल है, हमें वो सब दे दीजिए। हम खाली जो 5 अगस्त को छीना है वहां तक महदूद नहीं रहेंगे, हम कहेंगे फेडरलिज्म में प्रोविजन है टू गिव मोर एंड मोर पावर्स टू स्टेट, एंड कांग्रेस इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी। आई एम श्योर एज अ स्मॉल पर्सन, एज अ स्मॉल कांग्रेस पर्सन, आई बिलीव कि हमारी बात को वहां पर सुना जाएगा। जिस तरह मैंने आपका पढ़ा कि आप ऐसे वाहिद थे डीडीसी जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना पैसा खर्चा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में किसी भी डीडीसी ने इतने काम नहीं किए, इतना पैसा इन्वेस्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे? क्या अब जब आप एमएलए का मैंडेट मिला तो क्या करेंगे आपने? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो भी आप, मैं बहुत आई वॉज इन ए कॉलेज डेज, जब मैं दिल्ली गया, या शायद स्कूल डेज के बाद ही मैं दिल्ली गया जंतर मंतर, यहाँ के लोगों के हुकूकों की बात करने के लिए। मैंने जंतर मंतर में धरना दिया था, किसी को पता ही नहीं होता था नॉर्मली कश्मीर से जंतर मंतर का, जो यहाँ के राइट्स है, इंडस वाटर ट्रीटी का नुकसान है, यहाँ के एप्पल का मुद्दा है। तो इसी तरीके से हमने, जब मैं डीडीसी बना, आई लेफ्ट नो स्टोन, चाहे वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे हो, मैंने भी, बाकी लोगों ने भी, मैंने उसमें जबरदस्त कोशिश की। मैं दिल्ली भी गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, यहाँ पर भी पूरी जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स आउटरीच प्रोग्राम में आए, मैंने उसमें कोशिश की। नाबार्ड मैं शायद इफ आई एम राइट, कश्मीर में हाईएस्ट नाबार्ड अगर कहीं हुए होंगे, सम 35 करोड़ इनर लिंक गली कोचों का तेल, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैंने नीचे सतह से लेके सिविल सेक्रेटरी तक फॉलो अप किया, सबसे गुजारिशें की और उनको अप्रूवल करके लाए। पीएचई में, जल जीवन मिशन में मैक्सिमम काम वहां पर करवाए, वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे, और मैं समझता हूं कि लोग जो है वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने डीडीसी काम किया है, आप देखेंगे उसी सादगी, उसी जज्बे के साथ, उसी खिदमत खलकुला के साथ। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा, जो पॉलिटिशियन है वो चाहते हैं कि हम कैसे मंत्री बने, पीएम बने, सीएम बने। मेरा वो मिशन नहीं है। मैं जो जिसको जनरेशन की फिक्र होती है, कौम की फिक्र होती है, उसे खिदमत गुजार कहते हैं, उसे आधे लोग लीडर भी कहते हैं। हम पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते, हम खिदमत खलकुला वाली कैटेगरी में रहना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वही सादगी, वही नरमी के साथ, वही जज्बे के साथ, सेल्फलेसली, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, खिदमत करेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा, तकदीरी मामला ऊपर वाले के हाथ में, मेरा भी नहीं हुआ है, तो शायद
इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं, अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की है लोगों के लिए। मैं लोगों को अपना परिवार समझता हूं, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि ऊपर वाले के हाथ में मेरा तकदीरी मामला भी नहीं है, कोई परिवार नहीं है उस सेंस में। तो मैं ये कहता हूं कि मेरा परिवार मेरा अवाम है, मेरी ज़िंदगी उनके लिए वक़्फ़ है, मेरे हर खून का हर एक एक कतरा मेरे अवाम के लिए वक़्फ़ है। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे साथ है एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन, जिनको वागुरा से मैंडेट मिला और वहाँ पे एक दिग्गज नेता पीडीपी के थे जिनको उन्होंने हराया, लेकिन जो इन्होंने काम किया डीडीसी में अपने लोगों के लिए, उसको देखकर लोगों ने इनको मैंडेट दिया। अब आगे किस तरह का काम करते हैं 5 साल, किस तरह अपने लोगों की जो मांगे हैं वो सुनते हैं, आप तक और पहुँचाएँगे। क्या कुछ इस इंटरव्यू के लेके आपके सुझाव है या कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।